हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सुशील सर। आज काइनेमेटिक्स का नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। डेरिवेशंस ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, अभी तक हमने ग्राफिकल स्टडी की थी, बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे, ग्राफ्स के कन्वर्जन बताए थे आपको, मोशन का मतलब क्या होता है ये सब बताया था। पर आज जो मोशन की मेन चीज है कि न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम डिराइव करेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए। ग्राफिकल मेथड है, कैलकुलस मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। तो जनरली अगर हम 11th पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन आता भी है, डिराइव द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या डिराइव न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। डेरिवेशन भी आते हैं और इक्वेशन जब हमें आएगी तभी हम मोशन की या काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल इंटीग्रल हमने आपको पढ़ाया हुआ था, तो मेनली इंटीग्रल यहाँ पर काम आने वाला है। इंटीग्रल हम आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। एक तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ इस तरह से, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx बटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रहे यहाँ लिमिट होती थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते थे हम। ठीक है ना? ये जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम ड्राइव करेंगे। ठीक है ना? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसमें वेलोसिटी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, एक्सीलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो ये फार्मूला था। अब यहाँ पर जैसे x की पावर बच्चे को जब दिख जाती है तब तो वो आराम से कर देता है, लेकिन x की पावर नहीं दिखती है तब उसको दिक्कत होती है। जैसे मेरा मतलब है, अगर हम dx लिखते हैं, सिर्फ सिर्फ dx, इसका मतलब होता है इसका इंटीग्रल x होता है। और क्यों होता है ये मैंने बताया था। अगर खाली dx लिखा है मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल आपको करना है। देखिए, इंटीग्रल हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि हम कैलकुलस मेथड से न्यूटन्स की इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उनके लिए मैं रिकैप दे रहा हूँ। जैसे इंटीग्रल किसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 बना दो। x की पावर 0 तो बनी होता है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर ही नहीं। अब आपको x की पावर दिखने लगी तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x आ जाएगा। इस तरह से इंटीग्रल dx x होता था। अब रटने की जरूरत नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना। जैसे इंटीग्रल डी की है, अब यहाँ t की पावर नहीं है, ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। ठीक है ना? इंटीग्रल ऑफ 5 dt है, क्या हो जाएगा? 5t हो जाएगा। ऐसे तो बताया था ना, 5 से तो लेना देना नहीं, तो कांस्टेंट है। dt का मतलब आपको t का टर्म देखना है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रल का पहला फार्मूला आपको बताया था और वो फार्मूला वापस याद यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। चलिए, इक्वेशन डिराइव करने से पहले न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है ना? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आपको याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब जब हमारी वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी का जो ग्राफ था टाइम के साथ वो स्ट्रेट लाइन आता था, तो स्लोप एक ही होता था, तो एक्सीलरेशन कैसा आता था? यूनिफॉर्म आता था एक्सीलरेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब हम आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें। जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हम लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल। तो देखो, लिमिट की बात करते हैं। देखो, हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे, एक तो पोजीशन x, एक वेलोसिटी और एक टाइम। x, v और t। ये एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो चेंज तो इनमें आएगा। तो
जैसे x की लिमिट होगी, x इनिशियल से x फाइनल होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए x1 x2 ले सकते हैं इनको, तो लिमिट x1 से x2 लग जाएगी। हम इसको 0 ले सकते हैं, इनको x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मेरा मतलब समझिए ना। ये x1 से x2 हो सकता है, ये 0 से x हो सकता है। x की लिमिट, x का मतलब पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमारी 0 हो सकती है और फाइनल पोजीशन हमारी x हो सकती है। इनिशियल पोजीशन को हम x1 ले सकते हैं, फाइनल पोजीशन को हम x2 ले सकते हैं। xi एक्सेप्ट मतलब x की लिमिट इस तरह से कुछ लगेगी, जो अपनी इच्छा होगी एक लगा लेंगे लिमिट। ऐसे ही वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल लगेगी लिमिट। अब हमारी मर्जी है इनिशियल वेलोसिटी को क्या लें, v1 लें या v2 लें। इनिशियल वेलोसिटी v1 हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी v2 हो सकती है। लेकिन मोशन के केस में जनरली अपन ने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते थे और फाइनल वेलोसिटी क्या लेते थे, v। तो हम u से v भी ले सकते हैं लिमिट। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है, कैलकुलस मेथड से डिराइव करनी, मतलब हमें इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल में लिमिट एक वर्ड होता है, कहां से कहां तक। तो पोजीशन की लिमिट लगेगी x की, x इनिशियल से x फाइनल लगेगी। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको डिसाइड करनी, आप x1 x2 ले सकते हो और आप 0 से x ले सकते हो। क्लियर है ना ये चीज? ऐसे ही वेलोसिटी की लिमिट v इनिशियल से v फाइनल लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी आप v1 ले सकते हो, फाइनल v2 ले सकते हो, या इनिशियल वेलोसिटी u ले सकते हो और फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही टाइम के केस में t इनिशियल से t फाइनल ये लिमिट लगी। अब इनिशियल टाइम t1 ले सकते हो, फाइनल टाइम t2 ले सकते हो, या इनिशियल टाइम 0 ले सकते हो, स्टार्टिंग वाला टाइम 0 से लेकर के फाइनल टाइम t ले लो। समझ गए? ये इनिशियल वेलोसिटी 0 जब होती है, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है मोशन, ठीक है ना। तो ये अपना एक एजम्पशन रहेगा कि इस तरह से हम लिमिट लगाएंगे, तो हम या तो इसको प्रेफर करेंगे या फिर इसको प्रेफर करेंगे। x1 से x2 लगाओगे तो फार्मूला x1 x2 की टर्म में आएगा, और 0 से x लगाओगे तो फार्मूले में x आएगा। v1 से v2 लगाओगे तो फार्मूला v1 v2 टर्म में आएगा। u से v लगाओगे लिमिट तो फार्मूला u और v की टर्म में आएगा। ऐसे ही t1 t2 का रहेगा। तो हम इनमें से कोई भी लिमिट ले सकते हो, ठीक है ना। x की लिमिट लगानी तो या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। वेलोसिटी की लिमिट लगानी या तो ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे। टाइम की लिमिट t1 से t2 लगाओ या 0 से t लगाओ, ठीक है ना। चलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। इनिशियल टाइम 0 लेंगे, फाइनल टाइम t लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v लेंगे। इनिशियल पोजीशन x लेंगे ओरिजिन, फाइनल पोजीशन x लेंगे, ठीक है ना। हम ये प्रेफर करेंगे। चलिए अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना, तो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लेट let us consider let us consider a body is moving. Let us consider a body is moving with uniform acceleration a। हमने मान लिया कि बॉडी का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, वो a है। समझ गए ना। इट्स इनिशियल वेलोसिटी its initial velocity is u। हमने इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, तो लिमिट जो है ना हमने बताई थी ना, v1 से v2 नहीं लगे, हमने इनिशियल वेलोसिटी मतलब u ली है। एंड आफ्टर टाइम t, इसका मतलब t1 को हमने 0 ले लिया और अगला जो t2 टाइम है वो t है। आफ्टर टाइम t इट्स after time t its velocity is। हमने एक सिचुएशन ली है कि एक पार्टिकल है या बॉडी है जिसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और t टाइम बाद या t टाइम पर, जब इनिशियल को हमने 0 ले लिया, t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, मैं 3 दिन से ग्राफ पढ़ा रहा हूं, कैसा होगा देखो।
इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी एज, ऐसे कुछ होगा, वेलोसिटी और इधर ये इसका स्लोप हो गया कितना, टी टाइम, ये टी टाइम है, ये जीरो टाइम है, ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है अभी। ये एक सिचुएशन जो क्रिएट की उसका मतलब ये है, ग्राफ वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन यहां से नहीं आएगा। जनरली बच्चा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा यूनिफॉर्म, तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये ग्राफ ये बता रहा है कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, जबकि हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है, u, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर कुछ वेलोसिटी है तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब चूंकि हमें न्यूटन्स की इक्वेशन कैलकुलस मेथड से डिराइव करनी है, ग्राफिकल मेथड से अभी हम डिराइव नहीं करेंगे, इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से इनको करेंगे। तो अब हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं। कैलकुलस मेथड हमने बताया था कि जो ग्राफ का स्लोप होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जिसको हम टेन थीटा कहते हैं, वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। टेन थीटा में क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको चाहो तो नोट कर लो आप लोग 1 मिनट के लिए, और हम आगे फिर चलते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि न्यूटन की इक्वेशन जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो इस सिचुएशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम पर, और ये इसलिए यहाँ ग्राफ में दिखा दिया, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्या बताया, हम कैलकुलस मेथड से न्यूटन की इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। चलिए पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन a बराबर होता है dv अपॉन dt, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dv बराबर आ जाएगा a dt, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, dv बराबर a dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें इंटीग्रल करना, ठीक है ना। चलिए करते हैं इंटीग्रल, dv बराबर इंटीग्रल ऑफ a dt, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, हमने बताया यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना, dv आ गया ना, इससे पहले v की पावर नहीं है, यहाँ dt आ गया, मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, तो हमें t देखना है, t की पावर। अब बात आती है लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट मैंने क्या बताया था, हम इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे v, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल टाइम हमने क्या लिया 0 और फाइनल टाइम क्या लिया t। हम यहाँ पर t1 t2 भी लिख सकते थे, यहाँ पर v1 और v2 भी लिख सकते, लेकिन v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमने जानबूझ के u लिया, फिर हमने अभी रेफरेंस लैंग्वेज दी थी आपको, हमने जो लैंग्वेज दी थी कंसीडर पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को u लिया। इनिशियल का मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है, v है। ये मैंने पैराग्राफ में लिखा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिमिट लगा दी। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटीग्रल यहाँ वापस समझाया था, यहाँ dv का मतलब क्या है, v की पावर हमें देखनी, v की पावर नहीं है, 0 है, तो हमारा इंटीग्रल v आ जाएगा, इंटीग्रल हो गया है, लिमिट u से इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, a से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ dt लिखा है तो t की पावर 0, t की पावर 1, t की पावर 2, क्या कुछ नहीं है, t है ही नहीं, तो t की पावर 1 आ जाएगी, तो इंटीग्रल हो गया, dt का इंटीग्रल t, dv का इंटीग्रल v, लिमिट 0 से। अब अपन लिमिट कैसे लगाते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगा देते हैं। अपर लिमिट v है तो इस v की जगह v आएगा, माइनस लोअर लिमिट u है तो इस v की जगह u आएगा, ठीक है ना। v माइनस u लिमिट लगी, इक्वल टू a तो बाहर ही है, पहले यहाँ t की जगह t आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t माइनस फिर इस t की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया।
v माइनस u बराबर dt या v बराबर u प्लस, ये पहली इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत नहीं, पहली इक्वेशन आ गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। मोबाइल ही बंद नहीं कर रहे भाई। चलिए सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। चलिए सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं अब हम। सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस वाली है, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस वाली है, जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। हम बताते हैं न्यूटन की इक्वेशन कौन कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशन है, आपने 9th में भी पढ़ी थी ये तीनों इक्वेशन। तो पहली वाली तो आ गई कैलकुलस मेथड से। हमने क्या किया इसमें, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यूज की, a बराबर dv अपॉन dt, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, v बराबर dx अपॉन dt, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। फिर वही सिस्टम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो dx बराबर क्या जाएगा, v dt, और v की वैल्यू डाल दो, u प्लस dt और dt। आ गया dx यहाँ, वापस इंटीग्रल करेंगे, वापस इंटीग्रल कर देते हैं। इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल u प्लस at और dt। लिमिट यहाँ dx से मतलब x की लिमिट लगेगी, x की लिमिट क्या होता है, 0 से x। यहाँ dt है मतलब टाइम की लिमिट क्या होता है, ये 0 से t, दोनों लिमिट हो गई। अब इंटीग्रल करते समय वही चीज याद रखनी, dx का मतलब यहाँ x की पावर नहीं है, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x 0 से x। अब यहाँ इंटीग्रल में दो टर्म है, पहले इस टर्म को देखो, u का इंटीग्रल करना किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ t है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है, तो t की पावर 0 है, तो t की पावर 0 होता तो t आ जाता, तो u के साथ क्या आ जाएगा इंटीग्रल में, t प्लस, अब इस टर्म का इंटीग्रल करो, a तो कांस्टेंट है, लिख दिया। अब t की पावर कितनी है, 1, तो t की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, और वही पावर नीचे आती है, इंटीग्रल होता है। यहाँ t नहीं है तो t आ गया, t की पावर 0 तो नहीं है, t की पावर 0 है, यहाँ t नहीं है तो t की पावर 1 होगी। यहाँ t की पावर 1 है तो इंटीग्रल में पावर 2 हो जाती है, अपॉन 2 आएगा, हो गया इंटीग्रल। लिमिट 0 से, लिमिट लगा दो, पहले यहाँ x की जगह x आएगा, फिर माइनस 0 आएगा, तो x माइनस 0 का मतलब क्या होता है, x माइनस 0 का मतलब x ही होता है, इक्वल टू, अब ये t लिखा है, जहां जहां t है, देखो लिमिट कहां लगती है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, जो वेरिएबल होता है, जैसे t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो t की जगह लिमिट लगेगी, पहले ऊपर वाली चीज लगेगी t की जगह, फिर नीचे वाली चीज। तो ऊपर क्या है, t है ना, तो t की जगह t रखोगे तो यही तो आएगा ना, t की जगह t रखना है आपको, तो वही आएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये अपन लिमिट रखी, माइनस जब t की जगह 0 रख देंगे, यहाँ 0 के अगला टर्म तो 0 ही आएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी आ गई दूसरी इक्वेशन। तो x बराबर आ गया ut प्लस हाफ, ये न्यूटन की दूसरी इक्वेशन आ गई, राइट। पहली इक्वेशन में हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन काम में ली, a बराबर dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल कर दिया। दूसरी इक्वेशन में हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन काम में ली, v बराबर dx अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रल कर दिया। अब जो तीसरी इक्वेशन आएगी, हमने तो दोनों डेफिनेशन यूज कर ली है, अब तीसरी में क्या करते हैं देखिए, हटा देता हूं मैं इसको, आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी इक्वेशन, ध्यान रहे 11th क्लास में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, न्यूटन की इक्वेशन ड्राइव करना, ग्राफिकल से भी पूछा जाता है, कैलकुलस से भी पूछा जाता है। तो आज हम कैलकुलस से करा रहे हैं और कल हम फिर ग्राफिकल मेथड से आपको यही इक्वेशन ड्राइव करवाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब भी आएगा। तीसरा हम डेफिनेशन क्या यूज करें, देखिए एक्सीलरेशन बराबर होता है dv अपॉन dt। हमने जब डिफरेंशियल पढ़ाया था वहां पर एक चेन रूल पढ़ाया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर dv अपॉन dx कर दिया हमने इनटू
dx अपॉन dt। इसलिए कहता हूँ पीछे के वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं। देखो जो चीज ये लिखी वही लिखी, हमने dx से डिवाइड कर दिया, dx मल्टीप्लाई कर दिया, इससे फायदा क्या हुआ, ये वेलोसिटी बन गया हमारा। dx अपॉन dt क्या है, a बराबर आ गया, ये तो b बन गया, b और dv अपॉन dx, ऐसा कुछ लिखने लगा ये a बराबर b dv अपॉन dx। एग्जैक्टली हमने जहां b स्क्वायर x ग्राफ दिया था वहां पर हमने बताया था x इक्वेशन का फार्मूला b dv अपॉन dx भी होता है x के टर्म में। चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो अब हो गया काम, बस यही स्टेप एक चेंज था, अब हो गया। dx इधर आ जाएगा, a dx बराबर b, इंटीग्रल कर दो, इधर भी इंटीग्रल कर दो और इधर भी कर दो। यहाँ लिमिट किसकी लगेगी, अब तो याद हो गया, dx है, x की लिमिट लगेगी 0 से x। यहाँ लिमिट किसकी लगेगी, dv लिखा है, वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी होती है u और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कर दीजिए इंटीग्रल। तो नहीं बताएंगे, पॉज किया हुआ है, बताइए। a dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x नहीं है तो x लग जाएगा, a इंटीग्रल हो गया x 0 से x। देखिए लोअर लिमिट 0 होने से फायदा ये हो गया कि x बार x ही आएगा ना, बाद में अगली टर्म जो 0 हो जाएगी, क्योंकि लेवल लोअर लिमिट कितनी होगी, 0 होगी, तो कोई जब फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ dv का मतलब v के इसमें, यहाँ v की पावर है a, तो इंटीग्रल क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन dv का मतलब v के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ v की पावर 1 है, v की पावर 2/2 हो गया, लिमिट u से लिमिट लगा दो अपने पास, हो गया काम। चलिए तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे x ही आएगा, x माइनस 0 मतलब x, ये x ही रहेगा लिमिट लगाने के बाद, इक्वल टू यहाँ लिमिट लगाएंगे तो पहले तो b की जगह b आएगा, तो b स्क्वायर अपॉन 2 फिर u आएगा, तो b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो ध्यान से हमने क्या बताया, पहले अपर लिमिट आती तो b आएगा यहाँ पर, तो b स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर लोअर लिमिट आएगी तो q आएगा, यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, बाई 2 तो भले कॉमन ले दो, एलसीएम में ये 2 कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, आ जाएगा b स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये न्यूटन की तीसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली थी v बराबर u प्लस at आई थी, दूसरी आई थी x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए ध्यान रहे, हमने पोजीशन को या डिस्टेंस को x लिया, इसलिए यहाँ पर x दिख रहा है, x दिख रहा है। नाइन्थ में शायद आपने s लिया होगा, s, तो आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो पोजीशन s लोगे तो वहां s लिखने लगेगा। लिमिट अगर हम x1 से x2 लेते हैं तो यहाँ x की जगह x2 माइनस x1 दिखता है, यहाँ t है वहां t2 माइनस t1 दिखता है, समझ गए ना। तो ये तो अपना मानने के ऊपर है कि हमने डिस्टेंस को x लिया, वेलोसिटी को u और v लिया, टाइम को 0 और t लिया, नहीं तो ये कुछ और भी तरह से दिख सकती थी, लेकिन बेसिक चीज वही होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस को हमने चूंकि x लिया इसलिए आपके फार्मूले में x दिख रहा है, ठीक है ना। ये 3 न्यूटन की इक्वेशन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आपको करने हैं, ठीक है ना। या तो इनसे होगा या ग्राफिकल एनालिसिस होगा, बाकी तीसरी चीज में है ही नहीं काइनेमेटिक्स में, तो तीन ही चीजें पढ़नी, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन है, टाइम है, कुछ है ही नहीं, यही तो पैरामीटर है काइनेमेटिक्स की, तो इनमें ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। बस कुछ चीजें हैं जिनको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, नोट करके लिख लो तीनों इक्वेशन के बाद, आपको इक्वेशन लगाते समय कब क्या चीज ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज और है, अगर मोशन वर्टिकल होगा, कैसा होगा, वर्टिकल होगा, तो जहां x है वहां क्या दिखेगा, h, जहां a है वहां क्या दिखेगा, g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो मतलब सारी चीजें ध्यान रखनी भाई, ये मोशन की इक्वेशन आ गई है, अब मोशन तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, तो दोनों चीजें बता देता हूं। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है ना, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो एक तो ये बात रखनी, इफ बॉडी
स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ढूंढना मत, क्वेश्चन में यू नहीं दिया गया। दूसरा, बॉडी को हमने ब्रेक लगा दिए, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी अगर घट रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है ना। फिर कोई बॉडी अगर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखनी। अब वर्टिकल मोशन में क्या ध्यान रखना है, वर्टिकल मोशन में जो ए होता है, ठीक है ना, अगर वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में तो इस तरह से मोशन होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो जो x होता है वो तो हो जाता है h, s हो या x हो, उसके लिए क्या आएगा h, और जो एक्सीलरेशन होता है उसके लिए प्लस माइनस g लेते हैं। जब हम नीचे आते हैं, नीचे की तरफ, तो a की जगह हम प्लस का g लेंगे, एजम्पशन है। अगर हम ऊपर जाएंगे अगेंस्ट ग्रेविटी तो माइनस का g लेंगे। और एट हाईएस्ट पॉइंट, देखो, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती क्यों, जी किधर लगता है, नीचे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जो v होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट, अगर वहां पर वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जाती ना। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ही वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे v का मान कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट पॉइंट पे जितना टाइम बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता है, समझ गए ना, हमने किसी बॉडी को फेंका, वो हाईएस्ट पॉइंट तक गई, उसने सर्टेन टाइम लिया जाने में, उतना ही टाइम बॉडी को ऊपर से नीचे तक आने में लगता है। तो एक टाइम कैलकुलेट कर लें और उसका आप डबल कर लें तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो कुछ बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, आपको लैंग्वेज देख के ये पढ़ना है कि भाई यही समझना कि इसमें क्या क्या दिया गया है, सिचुएशन क्या है। वर्टिकल मोशन है तो अगेंस्ट ग्रेविटी है या टुवर्ड्स ग्रेविटी है, हॉरिजॉन्टल मोशन है तो एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन प्लस है या माइनस है। तो चलिए बाद में, जब ये कल के बाद, कल कुछ और फार्मूले बताने हैं हमें। एक तो ग्राफिकल से न्यूटन की इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो ग्राफिकल मेथड भी एग्जाम में आता है, तो 11th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ सही नहीं, ग्राफ आपने पढ़ लिए, इक्वेशन न्यूटन की तीनों आपके सामने है, और धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। तो एक वीडियो लेक्चर में अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि उनको वैसे ही करना है। तो हर टाइप का कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो लेक्चर में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डाल के आपको दिया जाए, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। और पूरा ही जो है ना काइनेमेटिक्स, एक तो ग्राफिकल स्टडी हमने करवा दी है, और आज न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन भी करवा दी है। तो अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर आपको मिले हैं उनको थोड़ा अच्छे से कर लें, तो आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली, इसके बाद तो अगला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम्स ही करनी काइनेमेटिक्स की। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको सारी चीज़ें, सारे बेसिक्स जो आपको बताए गए वो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बेल आइकॉन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर वो वीडियो लेक्चर नहीं डाला आपने, ये नहीं डाला। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जो लोग आप पूछ रहे हो ना, वो वीडियो ऑलरेडी डाल दिए मैंने, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि आपने शायद बेल आइकॉन नहीं दबाया। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।